नमस्कार दोस्तों, जन्मभूमि टीवी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एकदम जो रेलेवेंट बहुत करंट टॉपिक है, वो है वक्फ बिल के ऊपर जो लोकसभा में बहस चल रही है, संसद में बहस चल रही है और एक तरह से विपक्ष और सरकार के बीच एक बड़ी जबरदस्त तकरार चल रही है। हालांकि अभी बहस चल रही है, जिस समय मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस समय बहस चल रही है और उसी में एक ऐसी चीज निकल के आई कि मुझे लगा कि आप लोग को उस पर ध्यान आकर्षित कराना बहुत जरूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट जो है एक तरह से भारतीय राजनीति को जो सही आईना अमित शाह जी ने दिखाया, जो रीजनल पार्टीज को जो आईना दिखाया, उसका मैं बात करने जा रहा हूं। वक्फ बोर्ड पे बहस के समय जो विपक्षी नेता जो है अपना अपना मत रख रहे थे, उसी के बीच जब नंबर आया अखिलेश यादव जी का, तो अखिलेश यादव जी ने बात करनी शुरू करी। उन्होंने सरकार की आलोचना वक्फ बिल पे जो है तरह तरह के तरीकों से करी। उनका जो घुमा फिरा के उनका मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि भाजपा जो है अपने बहुसंख्य समाज को, बहुसंख्यकों को साधने के लिए वो मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हालांकि उनकी बात में एक तरह से कुछ सब्सटेंस भी, कुछ मुद्दों पे उन्होंने कुछ सार्थक बातें भी करी, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी थी जो वो अपने वोटर को सिद्ध करने के लिए कर रहे थे। इसी बीच में उन्होंने एक बड़ी मजेदार बोली, भाजपा की अकर्मण्यता दिखाने के लिए, वो भाजपा को की असफलता दिखाने के लिए उन्होंने एक लाइन का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव जी ने भाजपा को घेरने के लिए एक बड़ी मजेदार बात, एक तंज कसा कि जो पार्टी अपना अध्यक्ष बहुत दिनों से, कई महीनों से नहीं चुन पा रही है, वो कैसे जो है देश को दिशा दे पाएंगी, वो कैसे जो है लोगों को न्याय दिला सकती हैं जब वो खुद अपने जो है अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि ये बात इन्होंने थोड़ा सा हंसी के अंदाज में ही बोली थी, एक मजाक उड़ाने के अंदाज में, तंज करने के अंदाज में बोली थी। इस पे जो है चाहते तो सरकार उसको इग्नोर भी कर सकती थी, लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह अमित शाह जी ने उठ के ऐसा जवाब दिया कि पूरा संसद जो है ठहाकों में गूंज उठा और अखिलेश यादव जी के पास हंसने के अलावा अपनी झिझक मिटाने का और कोई तरीका नहीं था। तो मैं बताता हूं कि अमित शाह जी ने बोला क्या और अखिलेश यादव जी ने क्या बोला। अखिलेश यादव जी ने पहले बोला अपने अपने भाषण के दौरान कि भाजपा जब अपने अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रही है तो वो देश को क्या दिशा दे पाएगी। अमित शाह जी उठे खूब हंसते हुए, उन्होंने कहा जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने हंसते हुए ये बात कही है, उसी तरह मैं हंसते हुए ही इस चीज का जवाब दूंगा कि भाजपा जो है एक बहुत बड़ा दल है जिसमें 11 से 12 करोड़ मेंबर्स हैं। उन सभी जो है कार्यकर्ताओं और मेंबर्स में से ढूंढ के अध्यक्ष चुना जाना है। ये बाकी विपक्षी दलों की तरह परिवारवादी दल नहीं है जहां पे एक परिवार से ही अध्यक्ष बनता है या प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनता है। अगर आप इस चीज को, अब मैं अगर इसका विश्लेषण करूं तो इसको विश्लेषण ऐसे किया जा सकता है कि यह बात तो सही है कि भाजपा एक बहुत बड़ा दल है, कि अगर भाजपा को अपना अध्यक्ष चुनना है तो उनको बहुत सारी चीजों पे ध्यान देना है। एक तो बहुत बड़ा वर्ग है जो दावेदार है अध्यक्ष पद का, और होना भी चाहिए जब बड़ा दल है, सरकार में है, जगह जगह उसकी सरकारें हैं। सबसे पहली चीज है वो किस प्रदेश से आ रहा है, सबसे पहले। नंबर 2, उसका एक्सेप्टेंस क्या है, उसका कार्यकर्ताओं में उसकी पहुंच, उसकी उपयोगिता या उसकी स्वीकार्यता कितनी है। जातीय समीकरण भारत की राजनीति में आप कभी भी उसको नकार नहीं सकते। उसके बाद जो है उसका फिजिकल, उसकी फिटनेस भी एक बहुत महत्वपूर्ण, उसकी उम्र और फिटनेस एक बहुत बड़ा मुद्दा है भाजपा की राजनीति में, कि वो किस हद तक एक्टिव है। अगर हम पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति में अगर अध्यक्षों की बात करी जाए तो मैं 2 नाम लूंगा राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जब 2014 में जब सरकार बनी थी वो भाजपा के अध्यक्ष थे और उनका वो जिस लेवल पे एक्टिव थे उसका कोई मुकाबला नहीं है। नंबर 2, वो उत्तर प्रदेश से आते थे, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश से थी, तो उनका भाजपा का अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से होना एक बहुत बड़ा संदेश था। नंबर 3, वो राजपूत
अध्यक्ष थे, राजपूत जाति से राजपूत है। वो हालांकि थोड़ा सा इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि राजपूत होना या नहीं होना, क्योंकि उसका कारण यह है कि राजपूतों का वोट शेयर तो कम है, लेकिन वो चूंकि एक रिच कम्युनिटी है तो उसका एक दबदबा हर जगह रहता है। तो ऐसी स्थिति में शायद राजपूत होना भी एक कंसिडरेशन बना होगा, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो राजपूत होना ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसके बाद अगर जेपी नड्डा जी को देखा जाए तो जेपी नड्डा जी बहुत संघ के बहुत ही जबरदस्त समझ रखने वाले जमीनी नेता हैं। जेपी नड्डा जी के शायद पूरे पार्टी और संगठन में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिससे उनके व्यक्तिगत संबंध ना हो, तो उनका एक्सेप्टेंस जो है वो दूसरे लेवल की इसलिए है कि उनके सबसे व्यक्तिगत संबंध है। अब अगर इन दोनों के बाद कोई भी नेता होगा तो उसका कुछ ना कुछ इस लेवल का एक्सेप्टेंस, इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट की, और इस हद तक उसका वोटर पे एक अपील होनी बहुत जरूरी है। अब जो अमित शाह जी ने दूसरी बात कही कि आप लोग जो राजनीतिक दल हो, आपके तो 5 लोगों ने मिलकर तय करना है परिवार के, और मेरा यह मानना है कि आप अगले 25 साल तक अखिलेश जी ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। अगर मैं इसका विश्लेषण करूं तो देखा जाए तो समाजवादी पार्टी शुरू से एक परिवार की पार्टी है। उसमें लोकतंत्र का या उसमें बाकी कोई भी जो मुद्दा होता है उसका कोई मतलब नहीं है। वो यादव हार्टलैंड जो कहा जाता है, जहां यादव और मुसलमानों का जो समीकरण है वो जीत दिलाता है, वो उस इलाके में उनके परिवार के सदस्य खड़े होते हैं और 5-7 उनके परिवार के सदस्य और आसपास के लोग जीत जाते हैं। वही तय करते हैं कि समाजवादी पार्टी में कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार होगा। हालांकि प्रधानमंत्री पद का दावेदार भी हुआ नहीं है कोई, लेकिन जो भी होगा वो उसी परिवार में जो मुखिया है वही तय करेंगे। उस परिवार का मुखिया आज की तारीख में अखिलेश जी हैं। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले मुलायम सिंह यादव जी थे, वो जो तय करते थे वो होता था। अब वो अखिलेश जी तय करते हैं। इसके बाद जो आती है राष्ट्रीय जनता दल आती है। राष्ट्रीय जनता दल में पहले लालू प्रसाद यादव जी तय करते थे, जो परिवार के मुखिया थे। उसके बाद अब उनके पुत्र तेजस्वी यादव तय करते हैं। तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समस्त जीवन के लिए वो कुर्सी उनके लिए बुक्ड है। अगर वो कभी चाहे तो वो किसी को भी बिठा सकते हैं, जो उनके हाँ में हाँ मिलाए वो वहां बैठ सकता है। उसके बाद आप दूसरे दलों की बात करें, अगर बहुजन समाज पार्टी की आप बात करते हैं तो बहुजन समाज पार्टी में बहन जी के अलावा ऐसा कोई नेता, उनका भतीजा के अलावा कोई ऐसा, वो भी भतीजा भी उन्हीं के परिवार का सदस्य है, तो वो जो चाहे, मतलब वहां भी स्थिति ये है कि वही परिवार का व्यक्ति ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मतलब सब कुछ घर के अंदर ही है। अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बात करें वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ भी यही हालत है। ममता बनर्जी, उनके भतीजे भांजे और परिवार के कुछ सदस्य, उनके हाथ में पूरी दल है। आप अगर पंजाब की बात करें, अकाली दल, उनकी भी यही हालत है। अगर आप कश्मीर के जो दल हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो भी परिवार के अंदर है। अगर आप महबूबा मुफ्ती के परिवार की बात करें तो वहाँ भी ऐसी हालत है। आप किसी भी जगह चले जाएं, यहां तक कि आम आदमी पार्टी में भी अगर अरविंद केजरीवाल जी जो चाहेंगे वही होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल जी ने कोशिश ये की थी अपनी पत्नी को आम आदमी पार्टी का चेहरा बनाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। वो इतनी कंफर्टेबल हो नहीं पाई, उनकी पत्नी की वो अपील नहीं थी कि वो बन पाती। इसके बाद जितने भी मोटे मोटे दल भारत की राजनीति में हैं, वो सभी किसी ना किसी तरह से परिवार के ही दल है। अगर सबसे मैं कैसे बोल सकता हूं कांग्रेस को, कांग्रेस में आज से 75 साल से, जिस दिन से आजादी मिली है, नेहरू गांधी फैमिली के अलावा वहां कुछ नहीं है। अगर प्रधानमंत्री 2 बार कोई और बना है तो वो सिर्फ दया पे बना है, वो अपनी काबिलियत पे कम। और नेहरू गांधी फैमिली ने दिया है, उसको प्रधानमंत्री बना दिया है। और जिस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उस समय हमेशा से एक सुपर प्रधानमंत्री, सुपर प्राइम मिनिस्टर का पद रहा है, वो नेहरू गांधी फैमिली के पास रहा है, राहुल गांधी के पास रहा है, प्रियंका गांधी के पास रहा है, सोनिया गांधी के पास रहा है। तो मनमोहन सिंह जी के टाइम में
प्रधानमंत्री पद की गरिमा एक तरह से खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से नेहरू गांधी फैमिली ने प्रधानमंत्री ना होते हुए भी रूल किया था। तो कांग्रेस में भी हमेशा से परिवार का ही दबदबा रहा है। तो भले ही अमित शाह जी ने यह बात मजाक में बोली थी, लेकिन इसके बहुत गहरे मायने हैं। और इसके बाद अखिलेश यादव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि अमित शाह जी का निशाना कहां पे है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत जल्दी अगले एपिसोड के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।